Hello friends, I am Anil Diwari with the editorials of The Hindu. Actually, this editorial is very important to the educational point of view and is also important to the aspirant of civil service and also students of political science. And this is also important to the persons who is interested to know how the parliament system of government functions in India. Actually, it is my second video, and who want to watch my first video, please go to YouTube with the titles The Hindu Observers by Anil Diwari. So let's start without any delay. Parliamentary scrutiny on back burner. एक्चुअली एक यहाँ पे दो वर्ड आर्क हैं. स्क्रूटनी मीन्स डीप एनालिसिस और डीप इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बारीकी से किसी की जांच करना. और बैक बर्नर्स का मतलब होता है किसी को फ्रीज कर देना, किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देना मतलब. तो ये एक्चुअली जो आर्टिकल है, ये आज ये आर्टिकल है, ये खासकर देखो इंडिया में क्या है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. एक्चुअली डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होता है, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है. इंडिया में क्या है, इंडिया में जो गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जबकि अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है. एक्चुअली यहाँ पर जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, यहाँ की जो कार्यपालिका होती है, वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है. जबकि प्रेसिडेंट सिस्टम में वहाँ की एग्जीक्यूटिव, जिसका हेड प्रेसिडेंट होता है, वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होती है. तो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली कभी इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट क्या करती है, कई बिलों को ऐसे ही बिना कंसिडरेशन के, बिना डिस्कशन के पास कर देती है. तो पार्लियामेंट को इन बिलों को पास करने या इनको सस्पेंड करने से पहले इनको डीपली एनालाइज करना चाहिए. डेटा शो दैट द गवर्नमेंट इज लूजिंग साइट ऑफ पार्लियामेंट्स प्राइमरी रोल्स, डिस्कशंस एंड रिकंसिडरेशन. एक्चुअली कई डेटा हमें ये बताते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये पार्लियामेंट का जो मेन, जो मुख्य, जो उसका जो विजन होता है, जो मुख्य गोल होता है, डिस्कशन और किसी बिल पर डिस्कस करना और उस पर फिर रिकंसिडरेशन करना, उसको पास करने से पहले. तो ये कहीं ना कहीं अब ये जो हमें लग रहा है कि इस तरह का इसका जो बेसिक, जो जिस पर ये आधारित जो बेसिक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ये कहीं खो रही है. मतलब ये आर्टिकल जो लिखा गया है, कोई वेलेरियंस रॉड्रिग्स हैं. हु इज दिस पर्सन? वी विल नो अबाउट दिस पर्सन टू द एंड ऑफ this editorials. So let's start what he's saying. There must be a triumphant laughter in the resting place of those who argue in the 1940s that India is not suited for parliamentary democracy. Actually ये कह रहा कि 1940s में कुछ जिन लोगों ने ये आर्ग्यू दिया था, जिन लोगों को ये लगता है, ये जो लोग कहते थे कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सूटेबल नहीं है, मतलब वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो शायद आज के हालात देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो उस टाइम की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उस टाइम पे कह रहे थे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए सूटेबल नहीं है. तो शायद क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हालात बन रहे हैं, प्रेजेंट में पार्लियामेंट क्या करती है, कई बिलों को बिना डिस्कशन के और बिना डिबेट के उनको पास कर देती है. तो इस तरह के हालात के आधार पर उन लोगों को लगता होगा कि उन लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये उनकी जो बात, जो उनकी इमेजिनेशन थी, जो उनका मानना था, वो कहीं ना कहीं आज सच हो रहा है. Their reasons varied from the political cultures to proverbial social diversity of India, or even the Gandhian idea of Swaraj that were constituted as not easy amenables to for the representative institutions characteristic of parliament democracy. हालांकि उनका जो आर्गुमेंट देना था वो हो सकता है कि उसके कई आधार हो, उससे उन्होंने कई कारण दे सकते, कारणों के आधार पर उन्होंने ये एज्यूम किया था 1940s के आधार में, जैसे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल कल्चर है के आधार पर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोवर्बियल एक शब्द है, प्रोवर्बियल मीन्स वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड फेमस कह सकते हो आप, कि एक्चुअली आपको पता है इंडिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है. यहाँ पे विभिन्न रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन
के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस आधार पर हो सकता है यहाँ पे जो गांधी का जो महात्मा गांधी का जो विचार था स्वराज का, सेल्फ रूल का, तो उन्हें लगता था कि इसको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का एक मेन करेक्टरिस्टिक होता है, मेन जो क्वालिटी होती है उसकी मेन गुण होता है। तो गांधी का जो स्वराज वाला आइडिया था, इसको इतनी आसानी से इस आइडियाज़ को एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। मतलब तो ये इन लोगों के मेन बेसिक्स थे जिनके आधार पर उन्हें लगता था कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सूटेबल नहीं है। प्रोवाइडिंग द लीड एट द सेम टाइम there were others who forcefully defend the appropriateness of parliamentary democracy for India on ground of representativeness, responsiveness and accountabilities। अब यहाँ पे कुछ लोग थे शायद जो इसको सपोर्ट करते थे कि नहीं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो संसदीय प्रणाली है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो उनका ये मानना था उसी टाइम पे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर यानी कि प्रतिनिधित्व के आधार पर, रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि जिम्मेदारी के आधार पर और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर हम पार्लियामेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसकी कुछ जवाबदेही हो पब्लिक के प्रति या लेजिस्लेचर के प्रति, तो शायद यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश की जा सकती है। एक्चुअली यहाँ पे दो वर्ड आर के रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस मीन्स जिम्मेदारी। एक्चुअली जब आपको कुछ काम दिया जाता है और आप वो काम नहीं करते हो, लेकिन आपने वो काम क्यों नहीं किया उसका रीज़न आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप क्यों वाई डिड यू नॉट डू दैट वर्क। सो ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि you have to give reasons why did you not do that work. Maybe you will be liable for any punish if you have given any work and you didn't do, then you have to given reasons. So they argue that the wielder of powers have to continually demonstrate their responsiveness to public interest on a day-to-day basis in their dispensation. Actually यहाँ पे एक वर्ड अर्का है इन लोग वेल्डर मीन्स होल्डर। तो यहाँ पर उन लोगों का ये मानना था कि जो यहाँ पे जो पावर होल्डर होंगे यानी कि जो सत्ता चलाएंगे, जो गवर्नमेंट चलाएंगे, जो मतलब लीडर्स जो गवर्नमेंट को चलाएंगे, उन्हें कुछ पावर दे दी जाएगी और वो उस पावर के आधार पर क्या करेंगे कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। एक वर्ड यहाँ पर आकर डिस्पेंसन होता है सिस्टम या गवर्नमेंट यू कैन से। साथ ही साथ उनका मानना ये था कि यहाँ पर इस पर छोटी छोटी जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक लोग भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। And those who wield public powers would be subject to a close audit of their actions and the level of their constituency। और उनका ये मानना था कि जिन लोगों को पावर दी जाएगी, जो सत्ता चलाएंगे, जो गवर्नमेंट चलाएंगे यहाँ पर, वो लोग उनकी कंस्टिट्यूंसी मीन्स जो मतदान क्षेत्र से जहाँ से वो चुनकर आते हैं, उस लेवल उसके आधार पर उन लोगों की ऑडिटिंग भी की जाएगी। क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को दी जा रही है कुछ पावर के साथ, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अकाउंटेबिलिटी उनको दी गई है क्या उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। There is a running thread across the Constituent Assembly debates that Parliament at the center and legislature in the state would be the key institutions around which parliamentary democracy in India would revolve। Actually Constituent Assembly जो हमारी संविधान सभा थी, उनमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी डिबेट, काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी बात हुआ, जिससे उनका मानना था कि सेंटर में पार्लियामेंट यानी कि तथा स्टेटों में जो लेजिस्लेचर है वो मुख्य इंस्टीट्यूशन होंगे जिसके चारों
जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करी जाएगी। हालांकि द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया have tended to largely imitate parliament without evolving an institutional cultures of theirs on to this। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य विधायिका होगी, वो पार्लियामेंट को फॉलो करेगी, पार्लियामेंट जैसे पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगी, बिना अपना कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे, और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगी मतलब। While there were a few birds of hope in this regard at times, they seem to be withering far too early। हालांकि इसके बाद उससे कुछ समय बाद कुछ जो उम्मीद की जो किरणें थी वो दिखाई दे रही थी कि हाँ, इंडिया में जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पॉसिबल है, वो एस्टेब्लिश की जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये एक यहाँ पे एक वर्ड आता है विदरिंग अवे मीन्स विदरिंग अवे या विदरिंग फार मीन्स टू कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना मतलब। तो यहाँ पे बाद में जो उम्मीद की किरण थी वो धीरे धीरे डिम होती रही थी, मतलब वो किरणें कहीं ना कहीं गायब होती जा रही थी मतलब। क्यों मतलब ऐसा हो सकता है कि जो सिचुएशन उसके बाद धीरे धीरे और भी रूइन और भी बिगड़ती जा रही हो। कमिटी सिस्टम ओवर द ईयर्स द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ इंक्रीजिंगली taken recourse to committee system as its counterparts did elsewhere। पिछले कई सालों से जो इंडियन पार्लियामेंट क्या कर रही है कि कई जो कमिटीज होती समितियां होती है, जैसे PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी आपकी, और एस्टिमेट कमेटी होगी, इनकी हेल्प से अपना गवर्नमेंट चला रही है। एक यहाँ पे एक वर्ड आता है काउंटर पार्ट मीन्स होता है समकक्ष। फॉर एग्जांपल वी कैन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड चाइना प्रेसिडेंट आर काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज जो काम यहाँ पर प्रधानमंत्री करता है वही काम वहाँ का राष्ट्रपति करता है। तो ये दो एक दूसरे काउंटर पार्ट हैं, ये कह सकते हैं हम। This was not merely means for housekeeping to enhance the efficacy of house to cope with the technical issue in confronting it and to feel the public pulse, but also to guard its stuff and keep it abreast to exercise accountability on the government। लेकिन जो ये कमिटीज़ का जो मेन काम न सिर्फ जो हाउस, जो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। Lok Sabha is the lower house of Indian Parliament. On the other hand, Rajya Sabha is the upper house of the Parliament. Lok Sabha represent the peoples of India. On the other hand, Rajya Sabha represent the states of India. तो इन समितियों का काम न सिर्फ इन जो यहाँ की जो दो लोकसभा और राज्यसभा को बनाए रखना नहीं है, बल्कि साथ साथ ये जो लोकसभा है वो जितने भी जो कभी जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनको फेस करने के, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी इसकी जो एफिकेसी होती है, हाउस की जो एफिकेसी होती है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, उसको इन्हांस करती है और मजबूत करती है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक पल्स यानी कि पब्लिक क्या चाहती है गवर्नमेंट से, उन पब्लिक ओपिनियंस को भी प्रायोरिटी देती है। लेकिन साथ साथ ये क्या करती है कि जो गवर्नमेंट में जो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जवाबदेही होती है, उसको भी बनाए रखती है कि आखिर जो एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति जो जवाबदेही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी मेंटेन करना है। सम कमिटीज सच एज द एस्टिमेट कमिटी एंड द पब्लिक अकाउंट कमिटीज that even go back to the colonial periods have a commendable records in this regard। कुछ कमिटियाँ जैसे एस्टिमेट कमिटी मीन्स प्राक्कलन समिति एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC लोक लेखा समिति से कहते हैं। तो पब्लिक एस्टिमेट कमिटी में क्या होता है कि इसमें लगभग 22 मेंबर होते हैं, जो 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा इसमें जाते हैं। जबकि जो PAC होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा के ही होते हैं इसमें। तो कई पिछले
कई टाइम से जो पीएससी और जो प्राक्कलन समिति है इनका एक कमेंडेबल रिकॉर्ड रहा है। कमेंडेबल मीन्स प्रेज वर्थी, यू कैन से एडमायरेबल्स, जिसकी जो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो इन कमिटियों का जो पुराना रिकॉर्ड देखें तो वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। द एग्जीक्यूटिव इन इंडिपेंडेंस इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ द parties in powers was not very disposed to committees of scrutiny and oversight, sometimes on the specious plea that they usurp the powers of parliament। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की, स्वतंत्र भारत की, एक्चुअली ये मायने नहीं, वो डिपेंड नहीं करता, जो मायने रखता है कि वो कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी पार्टी सरकार चला रही है। तो वो इन कमिटीज़ को जो स्क्रूटनी माने जो डीपली एनालाइज करते हैं, जो कमिटीज और जो पार्लियामेंट को ओवरसाइट करती है, मतलब सुपरवाइज करती है, इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है एग्जीक्यूटिव। कभी कभी तो वो ये अपील कर देती है, स्पेशली कभी अपील कर देती है कि जो ये कमिटीज़ हैं ये क्या कर रही हैं कि पार्लियामेंट की पावर को कहीं ना कहीं छीन रही हैं। अशर्फ एक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग इलीगली फ्रॉम समवन, किसी से इलीगल तरीके से कुछ चीज़ ले लेना या छीन लेना। सो दिस वॉज फार फ्रॉम द केस, लेकिन ये इससे बियॉन्ड था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव आरोप लगाती थी कि जो ये कमिटीज़ हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एस्टिमेट कमेटी हो, ये कहीं ना कहीं लगता था कि पार्लियामेंट की जो पावर है रूल करने की, उसे ओवरटेक कर रही है। दे वेर गार्डियन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द हाउस। एक्चुअली जो ये कमिटीज ये क्या होती हैं कि ये जो हाउस की जो ऑटोनॉमी होती है, हाउस की जो स्वायत्तता होती है, उसकी जो अपनी फ्रीडम होती है, जो लिबर्टी होती है, उसको सेव करती है, उसको सुरक्षित करती है, उसकी देखरेख करती है। The Committee of Scrutiny and Oversight, as the case with other committees of the House, are not divided on party lines. Actually जो स्क्रूटनी और ओवरसाइट कमेटी होती है, जो मतलब जो कमेटियाँ आज आपकी किसी बिल को बारीकी से एनालाइज करने के लिए बनाई जाती है, या किसी केस को सुपरवाइज करने के लिए बनाई जाती है, वो अन्य कमिटीज से, अन्य समितियों से बिल्कुल अलग होती है। दे वर्क अवे फ्रॉम द पब्लिक, ये पब्लिक लेयर्स से भी इनफॉर्मली काम करते हैं। दे रिमेन इनफॉर्मल कंपेयर्स टू द कोर्ट्स दैट गवर्न पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड आर ग्रेट ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर न्यू एंड यंग मेंबर्स ऑफ द हाउस। और ये क्या करती इनफॉर्मली कि मतलब जितने भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनके आधार पर वो किया जाता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो उसी के अंडर में रहकर काम करते हैं। और साथ ही साथ जो यंग मेंबर्स होते हैं हाउस के, जो नए पार्लियामेंट में मतलब एमपी होते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है पार्लियामेंट इन कमेटियों से। In the discharge of their mandate, they can solicit expert advice and elicit public opinion। लेकिन होता क्या कि ये कमिटियाँ क्या करती है कि in the discharge of their mandate, they can solicit expert advice and elicit public opinion। जो यहाँ कुछ वर्ड आ रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंडेट मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, और सॉलिसिट मीन्स टू रिसीव समथिंग। तो ये क्या करती है, जो गवर्नमेंट जो काम इनको दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर इन कमिटियों को दिया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा जो काम सौंपा जाता है, उस काम को करने के लिए क्या करते हैं कि कई एक्सपर्ट्स जो होते हैं विशेषज्ञ, उनकी ये एडवाइस लेते हैं। साथ ही साथ पब्लिक का ओपिनियन क्या है किसी बिल में, अगर उन्हें एनालाइज करना है, अगर वो किसी कमेटी को एनालाइज करने के लिए देर का है, तो ये कमेटी क्या करती है कि कई एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं उस बिल के लिए, और कई पब्लिक ओपिनियन भी कलेक्ट करते हैं। द ऑफिशियलडम in India has often attempted to take cover under political master to avoid the scrutiny of committees। एक वर्ड आ रहा है ऑफिशियलडम मीन्स होता है ब्यूरोक्रेसी की ब्यूरोक्रेसी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन।
नौकरशाही से कह सकते हैं आप। तो जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके अंडर में रहते हैं, तो ये इन कमिटियों की जो स्क्रूटनी, जो जांच से बच जाते हैं ये लोग खास जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो नॉन परमानेंट और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक नॉन परमानेंट होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं, खासकर IAS, ये सब परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब इनको हटाया नहीं जा सकता है। Beside the standing committees, the House of Parliament set up from time to time ad hoc committees to inquire and report on specific subject, with conclude select committees of House or joint select committee of both houses that are assigned the task to studying a bill closely and reporting back to the House। यहाँ पे एक शब्द आया है स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटी यू कैन से परमानेंट कमिटीज, जो अस्थायी समितियाँ होती है, जो परमानेंट होती है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, परमानेंट कमिटी के साथ साथ कई एडहॉक कमिटियाँ भी बनाती हैं। मतलब एडहॉक मीन्स जो नॉन परमानेंट, जो अस्थायी होती है, जो परमानेंट नहीं होती है, उनको भी बनाती है। लेकिन उन एडहॉक कमिटियों का जो मुख्य जो काम होता है कि जैसे किसी बिल को इंक्वायर करना है, किसी बिल की बारीकी से जाँच करनी है, फिर वो कोई सब्जेक्ट उन्हें दे दिया गया है, तो वो उस सब्जेक्ट पर कोई बिल उन्हें दिया गया है, तो उसको बारीकी से उस की स्टडी करेंगे। उसके बाद उस रिपोर्ट को वो फिर पार्लियामेंट को सौंपेंगे। एडहॉक कमेटी में भी दो टाइप की होती है, एक होती है सेलेक्ट कमेटी और एक होती है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी में क्या होता है कि वो लोकसभा की भी हो सकती है और राज्यसभा की भी हो सकती है। लेकिन इसमें अगर लोकसभा की होगी तो उसमें सिर्फ लोकसभा की मेंबर उस कमेटी में इंक्लूड की जाएंगी। जबकि या अगर राज्यसभा के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाई गई है कोई, तो उसमें सिर्फ राज्यसभा के ही मेंबर, कुछ राज्यसभा के कुछ लोग इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में क्या होता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कुछ मेंबर्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है और उन्हें कुछ टास्क दिया जाता है। फिर वो जैसे उन्हें कोई बिल दे दिया गया, वो उस बिल को क्या करते हैं, बड़ी बारीकी ढंग से, बड़े क्लोजली ढंग से उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, वो सब देखने के बाद वो फिर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर वो रिपोर्ट वो हाउस को देते हैं। अगर लोकसभा का बिल है, अगर लोकसभा ने वो बिल उन्हें उस कमेटी को देखा है तो वो लोकसभा में देंगे। अगर राज्यसभा का है तो वो राज्यसभा में उसको पेश करेंगे। सम फॉल्ट लाइन्स। While there is much to comment about the routine working of the parliamentary committee system in India, it has not been creative or imaginative। अब एक फॉल्ट लाइन मीन्स टू ब्रेक। कुछ हालांकि एक्चुअली क्या है कि पार्लियामेंट कमेटी सिस्टम जो इंडिया में है वो पिछले कई टाइम से काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, मतलब जो कि काफ़ी एडमायरेबल था, काफ़ी प्रेजवर्थी था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटिव और अब ये उतनी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव नहीं रही है। मतलब जिस ढंग से ये पहले जिस ढंग से इनको पहले पार्लियामेंट ये काम करती थी, मतलब उस ढंग से अब इनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे शायद गवर्नमेंट द्वारा कम कर दी गई है। मतलब द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस हु हैड to give up leadership in this regard have tended to imitate change and innovations done elsewhere। अब जो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, मतलब वो उसको प्रिसाइज करता है, मतलब अध्यक्षता करता है उसकी। जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो अब जब लोकसभा का स्पीकर जब बनता है तो वो क्या करता है कि फिर उसकी जिस पार्टी से भी वो जैसे जो रूलिंग पार्टी से होता है वो, लेकिन वो उसे क्या करना पड़ता है कि अगर वो स्पीकर बनता है तो उसे जो अपनी जो लीडरशिप है वो छोड़नी पड़ती है। मतलब तो एक्चुअली लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो उनकी अध्यक्षता करते हैं,
उनको लीडरशिप इस हिसाब से छोड़नी चाहिए थी, मतलब। लेकिन ये क्या करते हैं कि कई बिलों में कई चेंज के लिए इस आगे आते हैं कि नहीं, ये इस बिल में ये चेंज होना चाहिए, जबकि वो काम उनका नहीं होता है। वो काम सिर्फ जो एमपीज होते हैं पार्लियामेंट है उनका होता है। वो सिर्फ अध्यक्षता करते हैं। जैसे लोकसभा स्पीकर लोकसभा की में अध्यक्षता करता है, उनका इस किसी बिल पर कोई कमेंट करने का राइट्स उनका नहीं होता। लेकिन अब ऐसा देखने को मिलता है कि ये भी यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं उसमें। The chairman of the Rajya Sabha, being the vice president of India, can't probably distance himself much from the strength of cabinet. But even when it comes to Lok Sabha, very few speakers, with exceptions such as G.V. Mavlankar, P.A. Shangma, and Somnath Chatterjee, have taken cudgels with their party leaders to uphold the autonomy of House. लेकिन जो लोकसभा जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति उसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो से कैबिनेट उसकी पोजीशन है, कैबिनेट से वो हट नहीं सकता, मतलब उसे वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें, कुछ स्पीकर, लेकिन कुछ छोड़कर, जैसे जीपी वावलंकर, पी शंगमा और सोमनाथ चटर्जी को छोड़कर, कुछ स्पीकर क्या करते हैं कि डंडा लेकर घूमते हैं कि जो हाउस की जो लोकसभा की जो ऑटोनॉमी है, जो सहायता है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, उसको सहायता को प्रमोट करते हैं, जबकि वो उनका राइट नहीं होता है। लोकसभा का इसमें इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता है, वो सिर्फ अध्यक्षता करता है। लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि लोकसभा के स्पीकर्स भी जो इसकी जो लोकसभा का में जब संसद बैठती है तो उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। However, ground was broken in 1993 when 17 committees, later increased to 24 of Parliament, the departmentally related standing committees DRSCS, drawing members from both houses roughly in proportions to strength of the political parties in the house were set up. लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब, हालांकि 1993 में 17 कमेटियाँ थी, अब ये 24 कमेटी होगी, जो स्टैंडिंग कमेटीज अब 24 कमेटियाँ हैं। तो ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटियाँ हैं, मतलब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक कमेटी उसके लिए बना दी, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए कमेटी अलग, कोल मिनिस्ट्री की कमेटी अलग। तो लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब इन कमिटीज़ के लिए जो मेंबर्स की जो संख्या होती थी, वो इन्होंने डायरेक्टली हाउस में जिस पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा एमपी हैं उनसे ज़्यादा मेंबर ले ली। जिस पॉलिटिकल पार्टी की पार्लियामेंट में कम मेंबर हैं, कम एमपी हैं, उनसे उस हिसाब से जो पार्टी जितनी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है पार्लियामेंट में, उतने ज़्यादा मेंबर इन्होंने ले लिए वहाँ से। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो पहले क्या होता था कि इन कमेटियों को बनाने के लिए जो मेंबर चुने जाते थे इन कमेटियों के लिए, वो लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इन कमेटियों में जो मेंबर चुनने शुरू करे, ये इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर इन्होंने चुनने शुरू कर दिए। जो पार्टी जितनी पावरफुल होगी उसके उतने ज़्यादा मेंबर इन समितियों में डाल देते थे। They were envisaged to be the face of parliament in the set of interrelated department and ministries। और उन्हें इन जो स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई, जो समितियाँ बनाई गई, जो स्थायी समितियाँ मतलब ये कमेटियाँ जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए काम करेगी, और अलग डिपार्टमेंट के अलग कमेटियाँ इन्होंने सेटअप की गई। दे वर असाइंस द task of looking into the demands for grant of ministries, departments, concerns, to examine bills pertaining to them, to consider their annual reports and look into their long-term plans and reports। अब इन कमिटीज़ को जो टास्क दिया गया, इन समितियों को जो काम दिया गया कि जैसे एक कमिटीज़ उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए बना दी, एक कमिटीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए बना दी, एक कमिटीज़ आपका कोल मिनिस्ट्री के लिए बना दी। तो अब इन कमिटीज़ का जो काम होगा वो क्या होगा कि ये
एक्चुअली जब बजट पेश होता था उससे पहले इन कमेटियों से क्या किया जाता है कि रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस साल के बजट में एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाए, इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा बजट में रखा जाए। तो ये सारी रिकमेंड ये कमिटीज़ करती हैं कि कितना ग्रांट्स, कितना पैसा किस मिनिस्ट्री को बजट में मेंशन करा जाए। साथ ही साथ जो इन कमिटियों का काम ये, और दूसरा काम ये होता था कि ये जिन मिनिस्ट्री के लिए बनाई जाती है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए कमेटी बना दी, तो वो क्या करेगी कि उस मिनिस्ट्री से संबंधित जो बिल हैं उन पर अपनी राय देगी, उन पर अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, उन बिल को डीपली एनालाइज कर सकती है, डीपली स्टडी कर सकती है और उनकी एनुअल रिपोर्ट भी बना सकती है। फिर बाद में ये इन मिनिस्ट्री के लिए आगे नेक्स्ट प्लान किया जा सकता है। ये सारी रिपोर्ट ये कमिटीज बाद में क्या करती थी, पार्लियामेंट को देती थी। A gradual marginalization. It is important to point out that committees of scrutiny and advice, both standing and ad hoc, have been confined to the margins of left in the last few decades. धीरे धीरे लेकिन इन कमिटीज़ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई। हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनकी जो वैल्यूज़ थी, इनकी जो इम्पोर्टेंस था वो कम कर दिया। यहाँ पे ये नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जो एडहॉक और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग की परमानेंट कमेटी और एडहॉक में की जो नॉन परमानेंट कमेटीज़, इनकी जो एडवाइस और स्क्रूटिनी यानी कि डीप स्टडी या डीप एनालिसिस के लिए बनाई जाती है और साथ ही साथ इन सलाह के लिए बनाई जाती है, इनका जो रोल था वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया। इवन यहाँ तक कि ये पिछले कुछ सालों से इनकी जो स्थितियों और इन कमेटियों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी हो चुकी है। मतलब इनकी वैल्यू गवर्नमेंट इनकी वैल्यू काफ़ी कम कर दी। मतलब डेटा बाय PRS इंडिया ब्रिंग्स दिस आउट एलिक्वेंटली। एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड है PRS इंडिया एक्चुअली क्या है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जैसे PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च भी कहा जाता है इसको। ये क्या करता है कि जितने भी पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है उसके डेटा को कलेक्ट करता है। तो इसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट करा गया पार्लियामेंट की वहाँ जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को लेकर, वो उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, काफ़ी क्लियरली। मतलब उस डेटा के अनुसार ये कहा गया है कि 14 लोकसभा में 60% बिल, 15 लोकसभा में 71% बिल को जो DRSCS है, मतलब जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है उनसे दूर रखा गया। एक वर्ड है वेटेड मीन्स होता है टू वीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इतने 14 लोकसभा में 60% बिल, 15 लोकसभा में 71% जो बिल, इन्होंने बिना जो स्टैंडिंग कमिटियों की से कंसर्न लिए, बिना उनसे इनको रिफ़र करे, बिना उनसे कोई डिस्कशन करे, इन्होंने पास कर दिए थे। दिस प्रपोर्शंस कैम डाउन टू 20% इन द 16 लोकसभा, लेकिन 16 लोकसभा में ये थोड़ा कम हो गया था। अभी 27% बिल पास करे इन्होंने बिना स्टैंडिंग कमिटीज़ की कंसर्न के, बिना उनसे डिस्कस करे। अपार्ट फ्रॉम द DRSCS, the government has shown extremely reluctance to refer bills to the select committee of the house or joint parliamentary committees। लेकिन DRSC के अलावा गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत जो बिल हैं वो जो हाउस की चाहे वो सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उनको रिफ़र नहीं करती है, उनको नहीं भेजती है। एक वर्ड आया पर रिलेक्टेंट मीन्स होता है टू हेजिटेट, किसी से कुछ चीज़ से घबराना। मतलब तो एक्चुअली क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो DRSC के अलावा जो बिल हैं वो इवन जो लोकसभा और राज्यसभा में जॉइंट सेलेक्ट कमेटी और बाकी जो कमेटीज होती है उनको वो रिफ़र करना भी पसंद नहीं करती है। मतलब रिफ़र करने से हेजिटेट करती है।
The last bill referred to Joint Parliamentary Committee was the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitations and resettlement, Second Amendment Bill in 2015. जो लास्ट बिल जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर करा गया था वो था राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, यानी कि ज़मीन खरीदने में ट्रांसपेरेंसी और एक उचित कंपनसेशन, एक जो आपको मुआवजा मिलता है, एक उसको लेकर उसका जो अधिकार है किसी एक्चुअली क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि आपसे कभी ज़मीन खरीदती है, आपसे कोई मतलब ज़मीन लैंड लेती है, तो उस लैंड के बदले गवर्नमेंट को इस बिल में यह था कि गवर्नमेंट आपको एक फेयर कंपनसेशन दे, मतलब एक उचित मुआवजा उसका दे, मतलब और इससे रिलेटेड शायद रिहेबिलिटेशंस एंड रीसेटलमेंट बिल 2015 का जो पुनरावास और उससे संबंधित था 2015 बिल, लास्ट 2015 में ही 2015 के बाद इन्होंने कोई भी बिल पिछले 5 सालों में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रांसफ़र नहीं करा. Some of the most momentous acts of Parliament in recent years, such as a radical overhaul of Article 370 that revoked the special status of Jammu and Kashmir and divided the state into 2 union territories, were now not processed by the House Committee. यहाँ पे एक वर्ड आया है overhaul. Overhaul means to overtake, और एक है revoke means to remove, to reject, to cancel something. तो अभी हाल में कुछ मामले जैसे कि जो जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया गया था, हमारी गवर्नमेंट ने वो आर्टिकल 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट था उसको अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया. तो ये बिल भी इन्होंने हाउस कमिटीज़ को रिफ़र नहीं करा, हाउस कमिटी को नहीं भेजा उनकी कंसिडरेशन के लिए या उनकी रिकमेंडेशन के लिए. गिवन देयर लार्ज स्केल्स implications and the popular protest against them, the 3 bills related to agricultural produce and the 3 labor bills that overhauled conditions of work, term of employment, grievance redress and social security in monsoon session of parliament were cases that definitely deserve to the scrutinized committee of the houses. अब क्या है कि अभी आपको हाल में कुछ बिल जिनको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे 3 बिल उनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 3 बिल जो लेबर से जो वर्कर से रिलेटेड हैं. तो उनके खिलाफ जो फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो उनके खिलाफ काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ, उन बिलों के खिलाफ. तो जैसे लेबर्स बिल्स में क्या है कि जो कितने टाइम मैंने जो वर्किंग कंडीशन क्या होगी, आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स, आपको एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स कितना होगा, ग्रीवेंस रिड्रेस यानी कि जो शिकायतों को कितनी जल्द कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, और साथ ही साथ मानसून सेशन में, पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वाला शब्द अभी इसलिए ज़्यादा उसमें फेम आ रहा है क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है. तो इसे लेकर सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी ये कई जो बिल्स हैं ये शायद डिजर्व करते हैं कि ये सेलेक्ट कमिटीज़ को, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को भेजी जानी चाहिए उनकी रिकमेंडेशन के लिए, उनकी कंसिडरेशन के लिए, उनके डीप स्टडी के लिए. बट द गवर्नमेंट यूज इट्स मेजोरिटी इन बोथ हाउस of parliament and steamroll the bills with hardly any discussions amid the predictable din and noise that fragmented oppositions could amount. लेकिन अभी आपको पता हो कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है जिसे बीजेपी लीड कर रही है, तो दोनों हाउस में उसकी मेजोरिटी काफ़ी है. तो ये क्या कर रही है कि उस मेजोरिटी के आधार पर, उसकी उस बहुसंख्यकता के आधार पर कई बिलों को ऐसे ही, मतलब बिना जो स्टैंडिंग कमिटीज़ को उनकी बिना स्टैंडिंग कमिटीज़ को रिफ़र करे ही इनको पास कर दे रही है. तो अभी जो 3 बिल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित थे,
तो उन्हें भी गवर्नमेंट ने क्या करा कि उनको बिना किसी स्टैंडिंग कमेटी को भेजे उसको उनको पास कर दिया। एक वर्ड यहाँ पे रखा है स्ट्रीम रूल टू पास, मतलब पास करना बिल को मतलब। तो ये हाल ही में गवर्नमेंट जितने भी बिल अभी पास करे, 3 बिल उनमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित थी, 3 बिल लेबर से संबंधित थी, उनको बिना डिस्कशन और बिना कंसिडरेशन के ही पास कर दिया पार्लियामेंट में, और बिना अपोजिशन की से डिस्कस करे। तो जिसमें अपोजिशन काफ़ी प्रोटेस्ट करी थी इन बिलों को उनके खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि एनडीए की राज्यसभा लोकसभा में मेजोरिटी है, तो उन मेजोरिटी के आधार पर इन बिलों को पास कर दे रही है। सेटिंग असाइड अ कल्चर, देयर इज नो द अर्थ ऑफ स्कॉलरली लिटरेचर टू सजेस्ट दैट द कमिटी सिस्टम हैड ग्रेटली enhanced the capacity of parliaments to carry out its mandate. So why has the ruling dispensations neglected this? अब ये है कि कोई भी ऐसा मतलब जो स्कॉलर लिटरेचर है, जो मतलब हमारा एकेडमिक्स जो लिटरेचर है, मतलब जो पिछला जो अगर इन्फॉर्मेशन देखी जाए, अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो कोई भी रिकॉर्ड ऐसा ये नहीं कहेगा, ये सजेस्ट नहीं करेगा कि मतलब यहाँ पर एक वर्ड रखा है डी अर्थ मीन्स होता है लैक ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ये कह रखे मतलब इसलिए अगर हम देखें तो कई एविडेंस ऐसे हैं कि जो ये सजेस्ट करते हैं कि इन कमिटीज़ ने पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी इन्हेंस करा है। मतलब इसके जो मैंडेट था, इसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, इसको फॉलो करके इन कमिटी ने पार्लियामेंट की कैपेसिटी को काफ़ी इन्हांस करा है, काफ़ी मजबूत करा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो इनको नेगलेक्ट क्यों कर रही है? इन जो रूलिंग गवर्नमेंट है जो वो इन कमिटीज़ को नेगलेक्ट क्यों कर रही है, उनको इग्नोर क्यों कर रही है? One of the reasons given at this point in time is the novel coronavirus pandemic and urgent need to enact safety measure. लेकिन इन कमिटीज़ को इग्नोर करने के पीछे गवर्नमेंट ये कारण दे रही है कि अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो कोविड-19 पैंडमिक चल रही है, महामारी चल रही है, तो उसमें इन्हें कुछ सेफ्टी को लेकर कुछ मानक, कुछ बिल्स को लागू करने के लिए अर्जेंट है। मतलब बिना किसी देरी के उन्हें कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स लागू करने होंगे। तो उन्हें लगता है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन सेफ्टी मेजर्स से संबंधित जो बिल हैं उनको वो पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर करे, उसके बाद उनकी रिकमेंड ले और फिर इन्हें पास करे। द आर्ग्यूमेंट ऑफ अर्जेंसी सीम स्पूरियस गिवन द फैक्ट दैट सम ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिल्स introduced in the House, such as relating to labor and farm sector, were vehemently opposed by the group concerned and clearly aimed at market reform. लेकिन जो अर्जेंसी का जो आर्गूमेंट दे रहे हैं कि अर्जेंसी का जो बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी नॉवल करना वायरस के टाइम के उस पर, तो ये एक वर्ड है यहाँ पे स्पूरियस मीन्स होता है टू कोई फेक, जो दिखा हुआ, मतलब पैराडॉक्स जिसे कह सकते हैं। तो उनका जो रूलिंग गवर्नमेंट का जो ये बहाना है कि हम पे उतना टाइम नहीं है कि हम इन बिलों को सेफ्टी मेजर से संबंधित जो बिल हैं इनको हम पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें। तो ये सब बहाना है इनका, मतलब सब ये दिखावा है कि ये सब दिखावा है। इस बात का प्रमाण यह है कि कुछ कंट्रोवर्शियल बिल हैं, जैसे कि अभी जो लेबर से संबंधित है, फार्म सेक्टर से संबंधित है, इन बिलों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके लिए ये बिल पास किए जा रहे हैं। मतलब जैसे लेबर से संबंधित जो बिल है वो लेबर्स के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन लेबर्स खुद उसका विरोध कर रहा है, उस बिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। या फार्मा सेक्टर में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उनको लेकर अभी 2-3 बिल जो पास करे गए, उसको लेकर भी पूरे देश में सारे जो किसान हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात का प्रमाण दे रहा है कि जो ये बिल है वो कहीं न कहीं इन लोगों के फेवर में नहीं, इन लोगों के हित में नहीं, बल्कि ये सब मार्केट को इन्हांस करने के लिए, मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए पास किए जा रहे हैं।
If it is urgency, then the women reservation bill on which there was a broad consensus in the house should have come up front. और अगर आप अर्जेंसी की बात कर रहे हो तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जिस पर बहुत ज़्यादा कंसेशंस की हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसे आगे लाओ. जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको आगे लाओ अगर आपको अर्जेंसी की, अगर आप बहाना बनाते हो. Clearly, this regime is not disposed to reflection and reconsideration of bill purpose in the house. अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो ये अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट ये जो बिल ये हाउस में वो कर रही है, हाउस में इंट्रोड्यूस कर रही है, ये इन पर सोच विचार और इन पर डिस्कस करना ही नहीं चाहती. मतलब ये इन पर चाहती नहीं है कि मतलब इनको पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ हैं उनको भेजा जाए, इनको डीपली एनालाइज किया जाए, इनमें क्या कमियां हैं उनको देखा जाए. ये बिना उनको रेफ़र करे ये इन बिलों को पास कर दे रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अधिकांश बिलों पर डिस्कस डिबेट करना ही नहीं चाहती है. इट डजंट सीम टू बिलीव दैट प्राइमरी रोल ऑफ पार्लियामेंट इज deliberations, discussion and reconsiderations, the hallmark of democratic institutions, but a platform that endorse decisions already arrived. अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो मेन हॉलमार्क, मतलब जो मेन उसका जो करेक्टर होता है, जो प्रिंसिपल होता है जिस पर आधारित होता है कि किसी मतलब पार्लियामेंट का जो प्राइमरी रोल होता है वो किसी बिल को डिलीवर करना है, उसको उस पर कंसिडर करना है, डिस्कस करना है, फिर पुनर्विचार करना है. अब ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट के बेसिक प्रिंसिपल रहा ही नहीं. मतलब ये ऐसा लग रहा है कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म पहले ही आ चुकी जहाँ पहले बनाए डिसीजन वो हो रहे हैं, मतलब पहले से डिसीजन ले लिए जा रहे हैं, मतलब बिना किसी रिकंसिडरेशन की, बिना किसी कंसिडरेशन की. Further, what is ominous is the encroachment into the powers of the state that some of these bills reflect and the reinforcement of the central authority they portend. और इससे ज़्यादा एक वर्ड यहाँ पर आया है ominous. ominous मीन्स होता है inauspicious, मतलब जो अनलकी कैन से जो जैसे हम कह सकते हैं कि जो कुछ फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला होता है तो मतलब उसे हम, और ये काफ़ी मतलब इनऑस्पिशियस में से जो अशुभ ये कह सकते हम कि पार्लियामेंट क्या कर रही है कि स्टेट की जो पावर है उनको भी कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है. कहीं एक वर्ड इंक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण करना. उनकी जो स्टेट की जो पावर होती है, स्टेट की जो पावर दी गई थी उनको भी एनक्रोच कर रही है कहीं ना कहीं. क्योंकि इनमें से कुछ बिल ऐसे थे जैसे लेबर बिल, आपका एग्रीकल्चर से संबंधित बिल, जो कि स्टेट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है. तो ये बिना इनकी स्टेट की बिना एडवाइस लिए, स्टेट राज्यों से बिना कोई ओपिनियन लिए ये बिल इन्होंने ऐसे पास कर दी. एंड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी दी पोर्टेंट. और ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये जिस तरह से अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है बिना स्टेट की एडवाइस लिए, बिना स्टेट की एडवाइस लिए स्टैंडिंग कमेटी को कोई बिल बिना उनकी राय लिए, बिना उनके साथ डिस्कस करी ऐसे पास कर दे रही है. तो ये कोई एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एक अच्छा संकेत नहीं है. तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट धीरे धीरे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है धीरे धीरे पार्लियामेंट के जो बेसिक फीचर होते हैं जिन पर वो आधारित हुए, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि डिस्कशन, डिबेट, रिकंसिडरेशंस, डिलीवरेशंस, इनको कहीं ना कहीं अपना जो इन कैरेक्टर्स को, इन प्रिंसिपल्स को खो रही है. ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये वैलेरियन रॉड्रिग्स, ये मैंगलोर यूनिवर्सिटी और जेएनयू के इसमें पहले प्रोफेसर रहे हैं. सो इट वाज द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस आर्टिकल्स व्हिच आई हैव ट्राइड टू explain. If you like this video, please share, comment and subscribe. Thank you.